ओके जी, हमारे पास अच्छा जी, ये हमारे पास जो है वो पेपर 2023 का अक्टूबर नवंबर का और 4-1 है, पेपर 4-1। ठीक है, आप अपने पास ओपन करके रखें अपना भी, और मैं भी ओपन ही करके रखती हूँ ताकि मुझे पता चले कि आपने क्या क्या इसमें ऐड किया था। अच्छा जी, इसमें हमें कहते हैं कि दीज आर दी फिगर 1.1 शोज द चेंजेस इन द कंसंट्रेशन ऑफ द 2 हार्मोन्स इन्वॉल्व इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। कौन से 2 हार्मोन्स हैं जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में इन्वॉल्व होते हैं? एक वाई और एक जी इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो बेसिकली 2 हार्मोन्स जो हैं वो वाई, यहाँ पर हमारे पास एक होता है FSH और एक होता है LH। ठीक है, तो FSH और दूसरा होता है LH। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वो हमें कहते हैं sketch a line to show the levels of the progesterone through the 28-day menstrual cycle. State the day in the 28-day menstrual cycle when the egg is most likely to be released from a follicle. हमारे पास अच्छा 28 डे पे 14 डायरेक्ट 14 वो कह रहे हैं कि एग जो है वो रिलीज होगा फॉलिकल से। हाँ। तो क्या ना वो ये चाह रहे हैं कि हमें डे बताएं कि वो कौन सा डे है जिसमें एग रिलीज़ होगा। सो ऑब्वियसली 14 होता है ना, क्योंकि हाफ कर लें उसका तो 14 ही बनता है। ठीक है जी मैम, यानी कि 2 वीक्स हम इंक्लूड करते हैं ना, 2 वीक्स। स्टेट द मेन साइट ऑफ द प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्शन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। हमारे पास प्रोजेस्टेरोन की बात की हुई है तो ऑब्वियसली हम प्लेसेंटा की बात करते हैं हमेशा। अच्छा जी, egg cells are contained in the follicles in the ovary at the start of the menstrual cycle. A follicle has an average diameter of 29 micrometer. हमें सारा डायमीटर वगैरह इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। अब वो आगे हमें कह रहे हैं कि 29 माइक्रोमीटर दिया हुआ है, 22 मिलीमीटर हमें डायमीटर, एवरेज डायमीटर जो फॉलिकल का है, और एग से रिलीज़ हुआ है तो एवरेज डायमीटर उसका 22 मीटर है। कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीजेज इन द एवरेज डायमीटर ऑफ द फॉलिकल फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल अंटिल द एग इज़ रिलीज्ड। यानी कि वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि जो स्टार्ट हुआ था तब और जब वो रिलीज़ हो गया तब, तो हमारे पास क्या उसकी वो आ रही है, रेशो आ रही है। ये कह लें कि क्या परसेंटेज आ रही है, रेशो नहीं बल्कि परसेंटेज ही कहेंगे, क्योंकि परसेंटेज हम मल्टीप्लाई 100 करके आंसर निकालते हैं। तो सिंपल सा है कि 29 माइक्रोमीटर है, 22 मिलीमीटर है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो मिलीमीटर है उसमें होना चाहिए। ठीक है, तो माइक्रोमीटर को मिलीमीटर में पहले कन्वर्ट करेंगे, ऐसे ही है ना? हाँ जी, तो इसको माइक्रोमीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? यस एग्जैक्टली। तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास आ जाता है 1 मिनट, 0.029। हाँ 0.029 ये आ रहा है मेरे पास भी, 0.029। ठीक है, ये मिलीमीटर में कन्वर्ट हो गया, और 1 मिनट 0.029। ठीक है, और माइनस करेंगे 22 में से। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है? 21 हो जाएगा, क्योंकि 0.02 हुआ है ना, 21.9 समथिंग हो जाएगा। ठीक है, 971। ठीक है, और अगर हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखते हैं तो 21.971। ठीक है, तो इसको डिवाइड करें, जो हमारे पास ये थी ओरिजिनल थी 0.029। ठीक है, 0.029 इनको डिवाइड करें और मल्टीप्लाई 100 भी करेंगे क्योंकि परसेंटेज निकालनी है। तो कितना आ रहा है? तो 5758 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो 75800 राउंड ऑफ करके। हाँ ठीक है, ओके, ये परसेंटेज में आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया। Once an egg cell has been released from the follicle, it can be fertilized by the sperm cell. 3 adaptive features हमने बताने हैं। पहला अडेप्टिव फीचर ये है कि ये मूव कर सकता है, इसके पास फ्लैजिला होता है। ठीक है, फ्लैजिलम कह लें, फ्लैजिला कह लें,
मूव कर सकते हैं, कैन मूव भी लिख दें अगर लिखना है तो साथ, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास और क्या हो सकता है इसमें एक्रोसोम भी होते हैं। हाँ जी, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइम्स होते हैं। हाँ लिख सकते हैं, कॉन्टेनिंग एंजाइम्स। और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया क्यों, मैं सिर्फ उसके न्यूक्लियस के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है और पूरी बॉडी जो एनर्जी रिलीज करता है। यस। अच्छा जी, नेक्स्ट हमें वो कह रहे हैं This small intestine is lined with many villi and is adapted to absorb the glucose. Show 2 villi from the lining of the small intestine. यहाँ पर इन्होंने जो है वो 2 विलाई को रिप्रेजेंट किया हुआ है। पूछना क्या चाह रहे हैं देखते हैं। वो कह रहे हैं कि स्टेट द नेम ऑफ एन स्ट्रक्चर, जो यहाँ पर एन दिया हुआ है उसका स्ट्रक्चर हमें बताएं कि ये, अच्छा नेम द स्ट्रक्चर, जो एन स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसका नेम हमने बताना है। तो ये वाला है, इसमें हमारे पास तो सीधी सी चीज़ है, लैक्टियल है ये हमारे पास, ठीक हो गया। स्टेट द नेम ऑफ एम, वो कहते हैं कि एम जो है वो भी बताएं, एम में क्या है। ये सेल्स होते हैं, हाँ ये सेल्स होते हैं, ये जो बिल्कुल कॉर्नर्स पे होते हैं ना इन, और यही स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जो कि यहाँ पे पाए जाते हैं, इनको गॉबलेट सेल्स कहते हैं। अच्छा जी, स्टेट वन अदर प्लेस इन द बॉडी वेयर द म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स आर फाउंड। हमारे पास और कौन से ऐसे होते हैं म्यूकस सिक्रेटिंग में, हमारे पास ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ब्रोंकाई भी होते हैं, हाँ ट्रेकिया भी हैं, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, ट्रेकिया ये सभी आ जाते हैं इसमें। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। वो कहते हैं कि डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द विलस इज अडेप्टेड फॉर इट्स फंक्शन। हमारे पास जो सरफेस एरिया है ना विलाई की, जब भी बात आती है हमेशा हम बात करते हैं, ये है तो माइक्रो विलाई लेकिन हमेशा लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। मैम एक ही पूछेंगे, अगर आप मार्किंग स्कीम में लिखें तो वो पॉइंट ही फॉर्म में लिखते हैं, सही है, जैसे 4, 5, 6 मार्क्स है तो वो पॉइंट लिखते हैं। हाँ जी, तो हम भी पॉइंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, आप पॉइंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन आप वो पॉइंट बिल्कुल मार्क स्कीम जैसे ना लिखें। अगर आप बिल्कुल ही एग्जैक्ट उतना ही लिखेंगे आंसर जितना मार्क स्कीम में दिया हुआ है, वो तो एक अलग चीज़ आ जाती है ना, कि मतलब ये कि आप बिल्कुल सिर्फ पॉइंट ऐड कर रहे हैं, पॉइंट नहीं खाली ऐड कर सकते, आप थोड़ा उसको स्टेटमेंट में लिखेंगे, लेकिन स्टेटमेंट में होगा पॉइंट नहीं होगा और पैराग्राफ नहीं होगा, फ़र्क है ना दोनों चीज़ों में, ठीक है। पॉइंट बहुत ही छोटा आ जाता है कि बिल्कुल ही आप वैसे ही लिख रहे हैं जैसे मार्क स्कीम में पॉइंट होते हैं, वैसे भी नहीं करना और इतना लंबा भी नहीं करना कि वो बिल्कुल ही एक पैराग्राफ की फॉर्म में हो आपके पास, ठीक है। एक लाइन में आप एक चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। अगर मैं अब इसके 4 से 5 मैं पॉइंट्स बताना चाहूँगी, ठीक है, तो मैं सिर्फ इतना नहीं करूँगी कि ये सिर्फ लार्ज सरफेस एरिया इतना कह के छोड़ दूँ। क्या मतलब है भाई लार्ज सरफेस एरिया, कुछ आपने भी तो बताना है ना उसमें कि लार्ज सरफेस एरिया क्या कर रही है, ठीक है, प्रोवाइड कर रहा है ये लार्ज सरफेस एरिया, ताकि हमारे पास जितनी भी एग्जैक्टली लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि हम जो स्टमक की डाइजेशन और इन सब चीज़ों में जो है वो रोल प्ले करता है ये, ठीक है। इस तरीके से बात करेंगे। दूसरा हमारे पास ये होता है कि ये डिफ्यूजन भी कॉज करता है, ठीक है। डिफ्यूजन की क्या मतलब, हमारे पास ये बिल्कुल ना असल में आप ये समझ लें कि एंजाइम की प्रोडक्शन भी इसी में हो रही है और डिफ्यूजन भी इसी में हो रही है, ठीक है। 2 तरह की चीज़ें आ जाती हैं इसमें। मतलब ये कि अगर आपके पास एक एपिथेलियम लाइनिंग है, ठीक है, तो एपिथेलियम लाइनिंग में होगा ये पहली चीज़ तो ये, और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में हमारे पास एंजाइम की प्रोडक्शन भी इसमें हो रही है और डिफ्यूजन भी इसी में हो रही है, ठीक है। तो 2 चीज़ों को एक साथ ही लेके चल रहा है ये, ठीक हो गया। और सरफेस एरिया तो इसका लार्ज होता ही है, लेकिन इसकी जो थिकनेस और थिननेस की अगर हम बात करते हैं ना, तो वो भी सेल के अकॉर्डिंग मैटर करती है,
ठीक है, यानी कि जैसे हम एक सेल की बात करते हैं कि एक सेल का जो साइज़ है वो हम कह सकते हैं कि ये तकरीबन एक सेल जैसी थिकनेस इसकी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे प्रोवाइडिंग डिफ्यूजन, वो तो लिख दिया मैंने, डिफ्यूजन एंड प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स एज वेल। दूसरा पॉइंट हो गया। हाँ, आप लिख सकते हैं इसको 2 में भी लिख सकते हैं, आप 1 में भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब तीसरी चीज़ ये आ जाती है कि क्या फ़ायदा है हमें, ये जो लार्ज सरफेस एरिया का है या डिफ्यूजन का है, क्या फ़ायदा हो रहा है। देखिए, जो डिफ्यूजन होती है ना, वो मैंने आपको पहले भी बताया, ये ट्रांसपोर्टेशन होती है, मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन काम ही इसी चीज़ में आती है। तो अब इसमें हमारे पास जो है वो ब्लड सप्लाई यहाँ से बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि डिफ्यूजन की का इसमें प्रोसेस हो रहा होता है। सो ब्लड सप्लाई विल बी ट्रांसपोर्ट बाय हेल्प ऑफ, बाय प्रोसेस लिखें, डिफ्यूजन। ठीक है, बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड इन लार्ज सरफेस बिल के लिखें। ठीक हो गया, ये पॉइंट हो गया इसमें। अच्छा, और क्या क्या हो सकता है, और एक चीज़ होती है गोबलेट सेल्स के साथ इसका एक ताल्लुक। क्यों गोबलेट सेल्स, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, गोबलेट सेल्स का असल में ये काम है कि ये एक तरह के वो सेल्स हैं जो म्यूकस में इन सब चीज़ों में काम आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हमें क्या ज़रूरत पेश आई कि मतलब नेचर ने क्यों यहाँ पर विलाई के पास ही गोबलेट सेल्स बनाए, ऐसा क्या रीज़न था उसके पीछे। देखें, गोबलेट सेल्स एक तो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टिव बैरियर होता है ये। एयरवेज में भी आप देखेंगे उसमें भी यही काम कर रहे हैं। हमारा गला क्यों खुश्क होना शुरू हो जाता है, हमारा गला जब खुश्क होना शुरू होता है तो हम इसको थोड़ा सा पानी पीकर थोड़ा सा ऐसे वेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ होती है वेटनेस और एक होता है लुब्रिकेशन। ठीक है, तो जो लुब्रिकेशन हमें दे रही है वो गोबलेट सेल्स दे रहे हैं। बात समझ आ रही है। ठीक है, तो जो हमें गोबलेट सेल्स दे रहे हैं वो असल में एक तो म्यूसिन जो होता है वो भी सिक्रीट कर रहे होते हैं, जो कि एक प्रोटेक्टिव म्यूकस लेयर प्रोवाइड करता है, और दूसरा ये हमारे पास होता है एक प्रोटेक्टिव बैरियर प्रोवाइड कर रहा होता है या लुब्रिकेट कर रहा होता है। उससे 2 चीज़ें होती हैं, ये हमें डाइजेशन में भी एक यानी कि बेहतर फैसिलिटेट करेगा और एब्जॉर्प्शन भी करेगा। ठीक है, तो अब जो जितना भी फ़ैट होता है, फ़ैट हम पता नहीं कितना एक दिन में इनटेक कर लेते हैं। फास्ट फूड खा लें तो उसमें अच्छा खासा फ़ैट होता है, बीफ बर्गर खा लें तो उसमें तो अच्छा खासा फ़ैट होता है। तो वो सब चीज़ें कैसे डाइजेस्ट होंगी, हमारा जो स्टमक है एक मशीन की तरह काम कर रहा है। ऐसी तो कोई मोटर होगी भी नहीं शायद दुनिया में जिस तरह हमारा स्टमक काम कर रहा है कि हर चीज़ को हमारे जो टीथ हैं वो उसको च्युइंग कर देते हैं और वो हर एक चीज़ को डाइजेस्ट कर लेता है। ऐसा क्यों हो रहा है, यही सब सेल्स हैं, यही सब चीज़ें हैं जो कि इसको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो जो फैट की डाइजेशन होती है विद हेल्प ऑफ विलाई एंड गॉबलेट सेल्स facilitate absorption and absorption with help of mucus। ठीक हो गया, इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। हाँ, बस काफ़ी है, 4 हैं, इतने काफ़ी हैं। अगर आप वो थोड़ा सा वो भी लिखेंगे तो भी हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट ओके जी, स्टेट द नेम ऑफ द ब्लड वेसल दैट टेक्स ब्लड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लीवर। जब लीवर की बात आती है ना हमेशा, तो लीवर में हम हिपैटिक की बात करते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली जो वेन होती है वही ब्लड लेके जाती है फ्रॉम की, अगर जब बात करते हैं टू द लीवर तो वेन लेके जाती है, तो हिपैटिक पोर्टल वेन उसे हम कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर हिपैटिक पोर्टल वेन।
अच्छा जी, नेक्स्ट अ सेल डेवलप्स फ्रॉम द स्टेम सेल्स, डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय द टर्म स्टेम सेल्स। ये भी नहीं किया था मैंने। हाँ जी, छोटे छोटे क्वेश्चंस आपने छोड़े हैं जो कि इतने मुश्किल हैं भी नहीं। ठीक है, जब हम स्टेम सेल्स की बात करते हैं तो स्टेम सेल्स बेसिकली हम उन्हें कहते हैं कि आपके पास एक ही अनडिफ्रेंशिएटेड सेल होता है ना, जो कि मज़ीद डिफ्रेंशिएट होकर स्पेशलाइज्ड सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और कैसे होगा? माइटोसिस के थ्रू होगा। यानी कि आप ये कह लें कि ये भी एक अनस्पेशलाइज सेल है। ठीक है, इसमें सारे इमेच्योर सेल्स हैं। जब डिवाइड होंगे, माइटोसिस होगी, तो डॉटर सेल्स में डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वही डॉटर सेल्स जो हैं वो स्पेशलाइज सेल्स कहलाते हैं। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो स्टेम सेल्स की जब हम बात करते हैं ना, हम हमेशा अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स की बात करते हैं। स्टेम सेल्स वो होते हैं जो अभी तक अनडिफ्रेंशिएटेड है, अभी तक मैच्योर नहीं हुए, स्पेशलाइज्ड नहीं हुए, उनको डेवलप्ड होना है एक स्पेसिफिक टाइप में। ठीक है, जैसे आपके पास जितने भी ब्लड सेल्स हैं वो बोन मैरो से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, तो वो सारे जो बोन मैरो से प्रोड्यूस हो रहे हैं वो असल में आपके पास इमेच्योर सेल्स हैं। हम रेड ब्लड सेल्स की जो इमेच्योर टाइप है उसे रेटिक्यूलोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो स्टेम सेल्स में सारे अनडिफ्रेंशिएटेड हैं। जब आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, हम एडल्ट होते हैं, ग्रो करते हैं, विद द एज ये आहिस्ता आहिस्ता स्पेशलाइज सेल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ डिवीजन और द माइटोसिस। ठीक हो गया? सही। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स capable of differentiating into specialized cells type। ठीक है, बेशक आप एग्जांपल लिखना चाहें तो एग्जांपल लिखते हैं, जैसे ब्लड सेल्स होते हैं। ओके, बस सही है। सही नाम लिख लिया। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं आगे। हमें उन्होंने कहा हुआ है कि ये हमारे पास एक ग्राफ है। सम सेल्स इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन हैव मैनी माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत से स्मॉल इंटेस्टाइन में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। एंड शोज़ अ वेरिएशन इन द एवरेज नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड इन दी 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स। यहाँ पर हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं। हार्ट मसल्स हैं, मैच्योर रेड ब्लड सेल्स हैं। अब ये देखें, मैच्योर उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, अगर इमैच्योर होते तो यहाँ पर रेटिकुलोसाइट्स आता। ठीक है, और एपिथेलियम इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये एवरेज इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की वो परसेंटेज दी हुई है। हार्ट मसल्स में कितने हैं? यहाँ तक आ रहे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 1500 बन रहे हैं। अच्छा, एपिथेलियम में कितने हैं? एपिथेलियम में हमारे पास 1600 है। रेड ब्लड सेल्स में क्यों नहीं है? क्योंकि नहीं होता, न्यूक्लियस होता ही नहीं है। न्यूक्लियस नहीं होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों चीज़ें जो कि रेड ब्लड सेल्स में नहीं पाई जाती मैच्योर में। ठीक है, लेकिन रेटिकुलोसाइट्स की जब इमैच्योर की बात करते हैं ना तो उसमें होता है न्यूक्लियस, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम वो ख़त्म हो जाता है। जैसे जैसे रेड ब्लड सेल मैच्योर करता जाएगा न्यूक्लियस नहीं होगा। ठीक है, इसके पीछे भी एक रीज़न है। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं होता? न्यूक्लियस की तो चलो बात ही नहीं मैं करती, माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नहीं होता? क्योंकि रेड ब्लड सेल्स का खुद का काम है कि वो ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन को। अब आपने एक अपनी अमानत मंगवानी है किसी से। ठीक है, आप कहते हैं कि आप दूसरे शहर से आ रहे हैं, आप मेरी ये चीज़ लेके आइएगा। अब वो चीज़ आप वो खुद ही इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो आप तक पहुँचते पहुँचते तो ख़त्म हो जाएगी ना। ठीक है, तो बेसिकली रेड ब्लड सेल के पास अगर खुद ही माइटोकॉन्ड्रिया आ गए तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? उसने ऑक्सीजन को लेकर एटीपी एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है। अब रेड ब्लड सेल ने पूरी बॉडी में कहाँ से पहुँचाना है? ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया जो इसमें मौजूद होंगे वो खुद ब खुद ही सारे के सारे यूटिलाइज़ कर लेगा। बात समझ आ रही है? तो ऑक्सीजन जितना भी होगा रेड ब्लड सेल्स खुद यूटिलाइज़ कर लेगा, तो बॉडी तक कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? बेसिकली नेचर हर एक चीज़ को जो बना रही है बहुत सोच समझ के बना रही है। ठीक है, इसलिए हमारे पास रेड ब्लड सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं होते। एक्सप्लेन द डिफरेंसेस इन एन एवरेज नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इन ईच टाइप ऑफ द सेल। हमारे पास ये जो डिफरेंट नंबर उन्होंने शो किए हुए हैं वो कहते हैं कि हर एक में बताएं कि क्या डिफ्रेंशिएशन आ रही है।
कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 5 मार्क्स का क्वेश्चन है माशाल्लाह से। तो डिफरेंस यही आता है कि देखें, सबसे पहले तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, ठीक है? बता दिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है आपने लिखा हुआ साथ साथ? आपने ये वाला अटेम्प्ट किया है? कुछ पॉइंट्स मिसिंग हैं, कुछ किए हैं। अच्छा जी, माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली एट द साइट्स, जैसे आपने लिखा हुआ है, ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है? जैसे आपने भी लिखा हुआ है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन इनमें हो रही होती है। सबसे पहली चीज़ तो ये है, ठीक है? अब एरोबिक रेस्पिरेशन से क्या होगा? प्रोडक्शन होगी एटीपी की, और एटीपी क्या होता है? एनर्जी है, ठीक है? और वही एनर्जी हम क्या करते हैं? यूटिलाइज़ करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं ऊपर वाले ग्राफ में से, तो इसमें हम देखें तो सबसे ज़्यादा कौन ले रहा है? एपिथेलियम ले रहा है, ठीक है? और हार्ट मसल्स जो हैं, यानी कि इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस आ रहा है। तो अगर हम बात करते हैं हार्ट की या इंटेस्टाइन की, तो ये सबसे ज़्यादा ले रहे हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिख देंगे कि अगर हम इस ग्राफ को देखते हैं, तो इसमें हमारे पास जो हार्ट मसल सेल्स हैं, मैं ग्राफ को कंपेयर किया दोनों, एपिथेलियम के अंदर ज़्यादा है और हार्ट मसल्स के अंदर कम है, तो अकॉर्डिंगली तो आप वो इस तरह से लिख सकते हैं ना कि स्पेल की थोड़ी सी मिस्टेक होगी, वो खुद ही देख लीजिएगा, ठीक है? तो इसमें हम ये कह रहे हैं कि जो हार्ट मसल सेल्स हैं हमारे पास, वो ज़्यादा हैं, लेकिन उसमें हमारे पास एपिथेलियम सेल्स जो हैं वो ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोडक्शन है उनके पास, और वो सबसे ज़्यादा फिर मोर एनर्जी को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? अब दूसरी चीज़ अगर हम देखते हैं कि हार्ट मसल सेल्स जो हैं वो रिस्पायर तो ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन हम एपिथेलियल से उनको कंपेयर करते हैं तो वो थोड़ी लो अमाउंट में जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया उनके पास है, लेकिन वो भी एनर्जी जो है वो ज़्यादा ही अमाउंट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब आपने असल जो उनका जो पूछने का मकसद है ना, वो हार्ट और एपिथेलियल सेल्स का कंपैरिजन नहीं पूछना चाहते भी हैं, यानी कि कौन कितनी ज़्यादा एनर्जी की प्रोडक्शन कर रहा है। जैसे अब आपने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया ना, तो आप साथ में यहाँ पर ये भी लिखें कि इस वजह से एपिथेलियल सेल्स जो है वो ज़्यादा एनर्जी की प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है? ये तो बात इनकी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जो मेन बात वो पूछना चाह रहे हैं, वो रेड ब्लड सेल्स का पूछना चाह रहे हैं, ठीक है? रेड ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन की कैपेसिटी तो ज़्यादा है, वो कैरी तो ज़्यादा कर रहा है ऑक्सीजन को, लेकिन यूज़ नहीं कर रहा है, ठीक है? तो आपने यहाँ पर ये बताना है कि रेड ब्लड सेल्स की जो स्पेस ज़्यादा है ना, यहाँ पे ये देखें, स्पेस तो इसकी ज़्यादा आ रही है ना, ठीक है? स्पेस ज़्यादा होने का मतलब ये है यहाँ पर कि अगर स्पेस ज़्यादा है तो इसका ये मतलब है कि ऑक्सीजन तो कैरियर ज़्यादा कर रहा है, ये इसकी एफिनिटी है कि ऑक्सीजन को कैरी करेगा, लेकिन वो उसको यूज़ नहीं कर सकता। ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट करता है, यूज़ नहीं करता, ठीक है? और ब्लड के थ्रू सारा ट्रांसफ़र करेगा। बात समझ आ गई है? और ऑक्सीजन लेगा कैसे, टेकअप कैसे करेगा? डिफ्यूजन के थ्रू करेगा, ठीक है? तो हमारे पास जो एनर्जी है वो यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू नहीं आती रेड ब्लड सेल्स में, लेकिन जब हम हार्ट की या एपिथेलियल सेल्स की बात करते हैं तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू आती है। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो हमने सिर्फ यहाँ पर ये लिखना है। पहली चीज़ आपने ये लिखना है कि एपिथेलियल सेल्स जो है वो मोर एनर्जी की प्रोडक्शन कर रहा है। फिर उसके बाद आपने लिखना ये है कि यहाँ पर ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रहा है। और आपने रेड ब्लड सेल्स के बारे में ये लिखना है कि इसकी जो स्पेस ग्राफ में ज़्यादा दी हुई है इस वजह से, बिकॉज हायर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ठीक है? इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं हायर एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन की, ओनली ट्रांसपोर्टेशन,
सिर्फ ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट होगी, नॉट यूटिलाइज्ड इट बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आप ये आगे लिख लीजिएगा, बिकॉज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि इसमें डिफ्यूजन होती है। ठीक है, तो एनर्जी की ओवरऑल ज़रूरत है ही नहीं। एनर्जी की वहाँ पर क्यों ज़रूरत हो रही है, मोर एनर्जी प्रोडक्शन क्यों हो रही है, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है वहाँ पे। इन दोनों का भी एक दूसरे के साथ रिलेशन है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स के पास एनर्जी है ही नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, क्योंकि इसमें डिफ्यूजन हो रही है। बात समझ आ गई? ये सब चीज़ें हैं असल में जो एक दूसरे के साथ रिलेटेबल हैं। आगे चलते हैं। ओके जी, नेक्स्ट वो हमें कह रहे हैं कि फॉग्स आर क्लासिफाइड एज द एम्फीबियंस एंड स्टेट टू फीचर्स ऑफ द एम्फीबियंस दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम ऑल द अदर वर्टिब्रेट्स। हम ऐसे कौन से दो यहाँ पर वो बताएं कि जो दूसरे वर्टिब्रेट्स हैं उनके साथ वो कह रहे हूँ, डिफ्रेंशिएट कर रहे हूँ। देखें, जो हमारे पास सबसे पहली चीज़ तो ये आ जाती है कि क्या क्या हो सकता है। हाँ, मॉइस्ट स्किन होती है। ठीक है, और लार्वा जो उनके बच्चे होते हैं वो उनके पास गिल्स होते हैं, और जो अडल्ट होते हैं उनके पास लंग्स होते हैं बेसिकली। अच्छा, लंग्स वाली बात से तो फिर एक और भी बात यहाँ पर क्लियर होती है, वो ये कि इनकी जो गैस एक्सचेंज होती है ना वो भी स्किन के थ्रू होती है। ठीक है, और लाइफ साइकिल भी इनका 2 स्टेजेस में होता है। और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं आप वैसे इनके बारे में, वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, एग्स भी, जैसे अब आपने एक और पॉइंट यहाँ पर वो रिप्रेजेंट किया कि एग्स जो होते हैं वो लार्वा होते हैं। ठीक है, जबकि दूसरे वर्टिब्रेट्स के होते हैं वो एग्स ही होते हैं। इनके लार्वा वाली फॉर्म में होते हैं ना, लार्वा यानी कि जो लीव करते हैं, और वो वाटर में लीव करेंगे। वाटर में लार्वा होंगे, लेकिन जब जैसे जैसे अडल्ट होते जाएंगे फिर वो लैंड की तरफ आते हैं। ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये 3 से 4 पॉइंट है जो आप इसमें लिख सकते हैं। वैसे 2 पॉइंट्स का है ये, तो मॉइस्ट स्किन लिख लें इसके साथ, और साथ में लिख लें कि गैस एक्सचेंज करते हैं थ्रू द स्किन। अच्छा जी, दिस इज़ अ फोटोग्राफ। ये हमें एक उन्होंने क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है फ्रॉग आई का, GH से इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। वो हमें ये कह रहे हैं कि आप बताएं कि ये जो GH है वो क्या क्या है, चाहे फ्रॉग का हो चाहे किसी भी आई का हो, ह्यूमन आई का ही क्यों ना हो। हमारे पास 2 ही चीज़ें होती हैं जब हम इन चीज़ों की बात करते हैं। तो ये जो और बाहर की तरफ रिप्रेजेंटेशन है ये असल में लेंस है। ठीक है, और अंदर ये हमारे पास लेंस है और जी कॉर्निया। हाँ, ये असल में आपको ऐसे लग रहा है कि ये फ्रंट साइड है, लेकिन ये फ्रंट नहीं है, ये बैक वाली साइड है आई की। ठीक है, तो ये जो बैक साइड वाले सेल्स होते हैं इनको हम रिसेप्टर सेल्स कहते हैं। ये वो होते हैं जो कि सेंस करते हैं लाइट को, तो ये कॉर्निया होते हैं। ठीक है जी जी मैम, ये जो आई का स्ट्रक्चर है ना बड़ा कंफ्यूजिंग है। ये इन्होंने बैक साइड दिखाई हुई है, ये फ्रंट है, ये वाली फ्रंट है। ठीक है, ये इन्होंने बैक वाला दिखाया हुआ है। क्या हुआ? लेकिन इससे मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ये इसका आंसर क्या होगा। वो हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। इन्होंने तो वैसे फिर भी 2 इन्होंने सिर्फ वो दी हैं लेबलिंग। अगर ज़्यादा लेबलिंग हो तो फिर भी थोड़ी बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, लेकिन आपने ना ये एक चीज़ याद रखनी है, जो कॉर्निया होता है ना वो हमेशा बैक साइड पे होता है। ठीक है, कॉर्निया बैक साइड पे होता है, लेंस के साथ जो आपको आइरस भी होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए ना आपको एक दफ़ा ह्यूमन आई स्ट्रक्चर अगर आप अच्छे से देख लेना तो उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ किस पोजीशन पे है। ठीक है, जब पोजीशन को भी आपको आइडिया होगा तो उससे ज़्यादा मज़ीद अच्छे से पता चल जाता है। अब इसमें ना एक और चीज़ होती है, इससे स्टूडेंट्स को फ्रंट और बैक का इसलिए भी नहीं पता चलता क्योंकि इन्होंने अगर इस तरह से वो वेन्स निकाली हो ना तो भी पता चल जाता है कि ये वाला हिस्सा ये फ्रंट है और ये इन्होंने बैक साइड दी हुई है। ठीक है, अब ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना ये मसल्स हैं। ठीक है, ये सब मसल्स हैं, ये जो ब्लैक में नज़र आ रहे हैं ये मसल्स हैं। ठीक है, अब मसल्स में हमारे पास वो सिलरी और जो मसल्स थे वो इन्होंने ये रिप्रेजेंट किए हैं। अब ये फ्रंट साइड है तो जो पहली लेयर होगी वो कंजक्टाइवा होगी। ठीक है, जो फ्रंट लेयर होगी वो कंजक्टाइवा होगी। फ्रंट लेयर के बाद जो सेकंड लेयर होगी वो आपके पास कॉर्निया होगी, सेकंड लेयर। ठीक है, वो कॉर्निया होगी। कॉर्निया के बाद हमारे पास लेंस आता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये सारा जो लिक्विड एरिया होता है इसको करने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ भी नहीं दे सकते इनसे। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास ना
ये वाली जो लेयर आ रही है ना, ये ऐसे पीछे की तरफ से होती हुई, ठीक है, ये वाली जो लेयर आ रही है, ये इसे हम आइरस कहते हैं। क्या? नहीं, आइरस नहीं कहेंगे, सॉरी, आइरस नहीं है इसका नाम, रेटिना, सॉरी। आइरस तो हमारे पास ना वो होते हैं, सेल्स होते हैं, ठीक है, सेल्स होते हैं। रेटिना जो है वो लेयर में आ रहता है, ठीक है। और फिर ये जो नर्व निकल रही है, ये ऑप्टिक नर्व है। और बैक की तरफ अगर बात करते हैं तो फिर वो हमारे पास आ जाते हैं, क्योंकि ये अगर फ्रंट से जा रही है तो ऑब्वियसली बैक पे भी तो यही होगी ना, ठीक है। तो ये कॉर्निया ही है ओवरऑल, पूरी आई में होती है। फ्रंट वाली साइड से देखें तो फ्रंट से नज़र आ रही होती है, बैक से देखें तो वो बैक पे चली जाती है, ठीक हो गया। इस तरीके से नज़र आ रही होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। डैश इज़ अ डायग्राम ऑफ द रोड सेल्स एंड कॉन सेल्स फ्रॉम द ह्यूमन आई। साइनेप्टिक एंडिंग्स यहाँ पर दी हुई हैं, एम दिया हुआ है, के दिया हुआ है, एल दिया हुआ है। वो कहते हैं कि इन सब के नेम बताएं हमें, माइटोकॉन्ड्रिया है ये, और साथ साथ में क्या क्या चीज़ें हैं। कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है इसमें। हमारे पास के, एल, एम अगर रिप्रेजेंट किए हुए हैं तो उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको देख के हम बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। के की अगर बात करते हैं तो ये आउटर मेम्ब्रेन है ना, तो ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल्स है ना, सेल्स हैं। सेल्स का जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है वही होता है, रोड्स एंड कॉन सेल्स हैं ये, ठीक है। तो रोड्स जो हैं वो आउटर मेम्ब्रेन इसकी, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखते हैं एल की अगर बात की हुई इन्होंने, तो एल में ये सारा फ्लूइड है जिसमें सारी छोटी छोटी ऑर्गेनेलीज होंगी, यस, तो ये साइटोप्लाज्म है। और एम की अगर बात करते हैं तो ये न्यूक्लियस है, ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट वो हमें कहते हैं कि ममेलियन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स बताएं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। पेरिफेरल की बात करते हैं तो हाँ, तो क्या होता है? क्या होता है? पेरिफेरल में सारी नर्व्स आ जाती हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी से जाता है रिले से जाता है ब्रेन वापस रिले मोटर, रिले से मोटर जाएगा और फिर इफेक्टर होगा और फिर इफेक्ट हो जाएगा। डैश इज अ ग्राफ शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रोड सेल्स एंड कॉन सेल्स अक्रॉस द रेटिना इन द ह्यूमन आई। ये इन्होंने रिप्रेजेंट किए हुए हैं ऑन फिगर 3.3। ड्रॉ द लेटर पी टू शो द लोकेशन ऑफ द फोविया। अच्छा जी, ठीक है। इन क्यू टू शो द लोकेशन ऑफ द ब्लाइंड स्पॉट। डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड सेल्स एंड कॉन सेल्स इन दिस फिगर। अगर हम रोड सेल्स और कॉन सेल्स की बात करते हैं तो अच्छा, सबसे ज़्यादा जो रोड सेल्स, सबसे ज़्यादा जो कॉन सेल्स होते हैं ना, हाईएस्ट अगर मैं नंबर की बात करती हूँ तो वो फोविया में होते हैं। ब्लाइंड स्पॉट में क्यों नहीं होते? क्योंकि रोड सेल्स और कॉन सेल्स में एक डिफरेंस है, ठीक है। रोड सेल्स और कॉन सेल्स में डिफरेंस है, लेकिन असल में ये डिफरेंस भी इनके फंक्शन की बेस पर आ रहा है, ठीक है। रोड सेल्स और कॉन सेल्स क्या करते हैं? रोड सेल्स डीप लाइट में काम करते हैं और कॉन सेल्स ब्राइट लाइट में। हाँ, ये भी है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि रोड्स चलें हाईली सेंसिटिव तो हैं लाइट के लिए, लेकिन हमारे पास ना ये वो आई थिंक यही वाले सेल्स होते हैं ना जो हमें दे रहे होते हैं कलर विजन दे रहे होते हैं। रोड्स जो होते हैं वही कलर विजन दे रहे होते हैं, आई थिंक। एक मिनट रुकें। रुमैसा, ये मेरा दरवाज़ा बंद करो या आहिस्ता बोलो आप लोग। अच्छा जी, बेसिकली अगर हम ब्लाइंड स्पॉट्स की बात करते हैं ना, चलें रोड्स और कॉन्स की भी बात नहीं करते। ब्लाइंड स्पॉट्स वो वाला एरिया होता है जहाँ पर आपके पास कोई भी रिसेप्टर सेल्स नहीं है, ना ही रोड्स हैं ना ही कॉन है, ठीक है।
ब्लाइंड स्पॉट उसे कहते हैं। ब्लाइंड मतलब बिल्कुल अंधा वाली बात आ जाती है, स्पॉट कहते हैं जगह को, ठीक है। तो यानी कि आपको एक ऐसा एरिया जहाँ पर ना आपके पास रोड्स होंगे ना कॉन्स होंगे। जब रोड्स और कॉन्स ही नहीं होंगे तो वो आपके लिए ब्लाइंड स्पॉट बन जाती है, ठीक है। तो इसमें तो आ रहा है रोड्स, इसमें भी आ रहा है, तो फिर ये वाला एरिया आ जाएगा क्यू का, क्योंकि ये वाला भी सारा आ रहा है रोड्स का, ये भी सारा रोड्स का आ रहा है, ये भी रोड्स का आ रहा है, ये पी है और ये क्यू है। तो अब पी को आप रिप्रेजेंट करेंगे कि पी के पास जो है वो कौन सेल्स ज़्यादा हैं, ठीक है, और रोड्स कोई भी नहीं है। और यही हमारे पास जो पार्ट है वो फोविया का है। और इसके बारे में मज़ीद आप बताएंगे कि जो कौन सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रोड सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं। अब क्यू वाला पार्ट आपके पास ब्लाइंड स्पॉट है जहाँ पर ना रोड सेल्स हैं ना ही आपके पास कौन सेल्स हैं, ठीक है। और इनकी एक्सप्लेनेशन आपने ऊपर बताई दी है कि रोड्स और कौन्स करते क्या हैं, ठीक हो गया। 5 मार्क्स का ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। सम मैमल्स आर नॉक्टर्नल विच मीन्स दे आर एक्टिव एट द नाइट एंड स्लीप ड्यूरिंग द डे। रात को वो सही जाग रहे होते हैं और दिन में वो नहीं काम करते। सजेस्ट हाउ द नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड सेल्स एंड कॉन सेल्स अक्रॉस द रेटिना ऑफ द नॉक्टर्नल मैमल्स would differ in from the human retina। लेकिन जो हमारा ह्यूमन रेटिना होता है ना वो इस तरह नहीं काम करता कि दिन में काम करेगा और रात को नहीं करेगा। कुछ ह्यूमन बींग्स में होती है इस तरह की चीज़, उसको हम ब्लाइंड नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, ठीक है। वो असल में होती है डेफिशिएंसी ऑफ ए की वजह से, ठीक है। वो नाइट ब्लाइंडनेस होती है, मतलब जैसे जैसे अंधेरा फैलता जाएगा उनको नज़र आना बंद हो जाएगा। अब असल में मसला क्या आता है कि रोड सेल्स और कौन सेल्स में एक डिफरेंस जो मैं आपको ऊपर भी बता रही थी वो वहाँ पे ज़रूरी नहीं था पर यहाँ पर ज़रूरी है। वो ये कि रोड्स जो होते हैं वो कलर को डिटेक्ट नहीं करते, ठीक है। कलर जैसे जो प्राइमरी कलर्स हैं आपके पास, रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, व्हाटएवर जो भी हैं, ठीक है। तो रोड्स ये सब नहीं करेंगे। रोड्स जो है ना वो ब्लैक एंड वाइट मूवी आपको दिखा रहा है सिर्फ, ठीक है। और जबकि जो कॉन्स हैं आपके पास वो लाइट को भी डिटेक्ट करेंगे। आपको जो रेड कलर नज़र आ रहा है वो रेड क्यों है, वो कॉन्स दिखा रहा है। ग्रीन कलर नज़र आ रहा है तो वो ग्रीन कलर आपको कॉन्स की वजह से दिखाई दे रहा है। ब्लू है तो वो ब्लू आपको कॉन्स की वजह से दिखाई दे रहा है। यानी कि आपके पास जो है वो रोड्स जो होंगे वो नाइट विजन के लिए होंगे, ठीक है, नाइट विजन। बात समझ आ रही है। जबकि कॉन्स जो है वो कलर डिटेक्टर हैं, क्योंकि अब रात को आपको हर चीज़ ऐसी ही दिखाई देती है जैसे ब्लैक एंड वाइट मूवी हो, क्योंकि उसमें डार्कनेस ज़्यादा हो जाती है ना, डार्कनेस ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास ये आ जाता है कि अगर वो ये कह रहे हैं कि आपके पास अगर बात करते हैं, एक मिनट, उन्होंने हमें कहा हुआ है कि हाउ द नंबर एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड सेल्स एंड कॉन सेल्स अक्रॉस द रेटिना ऑफ द नॉक्टर्नल मैमल। ऊपर वो हमें क्या कह रहे थे, अच्छा उन्होंने सिर्फ ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन पूछी थी कि कैसे कैसे हो रही है। इसमें हमसे वो ये पूछ रहे हैं कि हम आगे इन्हें ये बताएं कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है और वो ह्यूमन के तौर पर कैसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं, ऐसे ही है ना, ठीक है। ठीक है, सीधी सी चीज़ है। देखें हमारे पास रोड ज़्यादा होंगे, ठीक है, क्योंकि ये ह्यूमन से ऑपोजिट काम कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको कहा है कि रोड्स की प्रोडक्शन ज़्यादा तभी होती है जब आपके पास नाइट में भी आपको बहुत अच्छा दिखाई दे रहा हो। अब जो ह्यूमन की पर्सपेक्टिव से बात करते हैं ना, वो ह्यूमन जो कि नाइट ब्लाइंडनेस शो करवा रहे हैं उनके पास रोड्स नहीं होते इतने, उनके पास कॉन्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर उन मैमल्स की बात कर रहे हैं जो रात को ज़्यादा एक्टिव होते हैं और दिन में नहीं देख सकते इतना, तो उनके पास रोड ज़्यादा है, ठीक है, और कॉन्स कम है। बात समझ आ गई? ठीक है ना। तो हमारे पास रोड जो है, आप इसको सिमिलैरिटी दे दें ब्लैक एंड वाइट से, ठीक है। तो जब ब्लैक की बात करते हैं तो आपने यही सोचना है कि जब रोड ज़्यादा है दैट्स मीन कि इनको नाइट जो है वो ज़्यादा अच्छे से नज़र आएगा, ठीक है। यस, और कॉन्स इनके पास होंगे, कम होंगे, इस वजह से इन्हें डे में ज़्यादा अच्छे से नज़र नहीं आता। बात समझ आ गई? और एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स ये इनसे ऑपोजिट काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर ह्यूमंस में नाइट ब्लाइंडनेस है तो उनका मतलब है कि रोड्स उनमें कम है और कॉन्स उनमें ज़्यादा हैं। ठीक हो गया। इसको यहीं पर मेरे ख्याल में वाइंड अप करते हैं, मेरी नेक्स्ट क्लास भी है और इंशाल्लाह फिर इसको यहीं से देखेंगे। आपका देखती हूँ मैं, बाकी आपने सारा किया हुआ है आगे? एक मिनट, आगे मैंने क्वेश्चन नंबर 4
पूरा किया है। क्वेश्चन नंबर 5 भी किया है, पार्ट ए, पार्ट बी भी किया है, पार्ट सी में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। 6 में आपने 6 में बी का सेकंड पार्ट छोड़ा हुआ है, बाकी सारे किए हुए हैं। हाँ जी 6 में बी का पॉइंट छोड़ा हुआ है, बाकी सब किए हुए हैं। ठीक है, उसके फिर अकॉर्डिंग ही आपको मार्क्स मिलेंगे। फिर एक्सप्लेन